कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तेज। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। महामारी पर प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर के साथ भी फोन पर मौजूदा स्थिति पर की चर्चा। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 633। इलाज के बाद 44 लोगों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। अब तक 16 की मौत। ओडिशा करेगा कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना। एयर इंडिया के विमान ने 300 से अधिक इजरायली नागरिकों को स्वदेश पहुंचाया। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ई-कॉमर्स को चालू रखने और आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। WHO का G20 नेताओं से कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4.5 लाख से ज्यादा। चीन में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट। कोविड-19 का नहीं आया कोई नया स्थानीय संचरित संक्रमण का मामला। कोरोना वायरस के मामलों में अमेरिका में चीन से भी ज्यादा हुआ इजाफा। अब तक 1100 से अधिक की मौत। कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के चलते बेरोजगारी की संख्या पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। सीनेट से पास हुए कोरोना वायरस राहत बिल पर प्रतिनिधि सभा में आज होगी वोटिंग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस की। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के नेताओं से अपील की है कि सभी देश मिलकर वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ाई लड़ें। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने के उपायों पर बात होनी चाहिए। एक बयान में G20 के सदस्य देशों ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का संकल्प लिया और इस संकट के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही। पीएम मोदी ने G20 के इस असाधारण सत्र को बुलाने के लिए सऊदी अरब के शाह का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में पीएम ने इस महामारी से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 90% मामले और 88% मौतें G20 देशों में हुई हैं, जो विश्व की जीडीपी का 80% और आबादी का 60% हिस्सा साझा करते हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए G20 देशों से ठोस कार्य योजना बनाने की अपील की। पीएम ने सदस्य देशों से इस लड़ाई में चिकित्सकीय अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गरीब देशों को होने वाले आर्थिक नुकसान से मुकाबला करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने मानव जाति को केंद्र में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने मानव जाति के सामूहिक कल्याण के लिए एक नए वैश्वीकरण की शुरुआत करने में नेताओं से मदद करने का आग्रह किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बात की और बातचीत के दौरान कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात में प्रवासी भारतीयों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए युवराज को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संबंध में उनकी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के साथ साथ अपने अपने देशों की स्थिति और इससे संबंधित जानकारी और विचार साझा किए। अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी और कतर के अमीर ने आशा व्यक्त की कि सभी प्रभावित देशों द्वारा इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों और प्रयासों के जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
और आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रयास जारी हैं। अब तक कुल 694 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव मामलों की संख्या 633 है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 3 कोविड-19 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं 88 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और आपको बता दें कि इलाज के बाद अब तक 44 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला, जैसे उनके उत्पादन, स्थानीय दुकानों के जरिए उनकी थोक और खुदरा बिक्री और ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि केवल निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इसका दस्तावेज भी पेश करना होगा, जिसकी जांच की जा सके। एसओपी में कहा गया है कि आपूर्ति कार्य में लगे कर्मचारियों या व्यक्तियों को ई पास अथवा किसी अन्य अनुमति पत्र के जरिए काम करने की अनुमति होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य सरकार 24 घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे और इन नंबरों का व्यापक प्रचार करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन महत्वपूर्ण होगा। अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए। एक या दो केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा, उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कॉन्टैक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है। आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर 17 राज्यों में कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उसके तहत कई स्टेट में, करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो और हमारे देश में देश व्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएँ कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। देश भर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन से निपटने के लिए कुछ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं ने खरीदारों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसका लोगों ने स्वागत किया है और अनेक स्थानों पर भी इस पर अमल किया जा रहा है। वहीं कोलकाता में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दमदम रेलवे स्टेशन के अंडरपास में शरण लेने वाले बेसहारा लोगों को भोजन वितरित किया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बालकनियों और छतों से लोग हनुमान आरती में भाग लेते नजर आए। हैदराबाद के सब्जी विक्रेताओं ने भी खरीदारों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने के लिए जो तरीका अपनाया है उसका लोगों ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोगों के घरों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने सामुदायिक रसोई की भी शुरुआत की है और जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि राजधानी में कई जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू हो गया और कल से अन्य इलाकों में भी ये कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के फैलाव के बाद राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में अब जो है कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सामान लेने के लिए छूट जो है 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिलों में एक समय के साथ रहेगी। ये कर्फ्यू जो लगा है ये अलग तरह का है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो कर्फ्यू दूसरे ढंग का लगता है कि वो परिस्थिति अलग होती है, लेकिन इसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी हम बचाने की परिस्थिति में हो सकें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के फैलाव के बाद राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने का भी निर्देश दिया ताकि इस महामारी के फैलाव की वजह से किसी को भी भूखमरी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखने का पूरा ध्यान रखने को भी कहा। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वो घबराहट में सामान की अनावश्यक खरीदारी न करें। इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी हम बचाने की परिस्थिति में हो सकें, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो व्यापारिक वर्ग है उनसे भी इस बात के लिए निवेदन करना है कि आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, कठिन काम है लेकिन उसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में कि हम सामान घर में लोगों के पहुंचाएं। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो सामान लेने के लिए घर से आते हैं उनको हम प्राथमिकता दें। नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ रही हैं शिमला से, उनसे बातचीत करते हैं। नंदिनी, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जो जरूरी वाहन है जिनसे जरूरी सामान जा रहा है उनके आवागमन में या किसी और तरह की दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो प्रशासन है वो पूरी तरह से नजर रखे हुए है। आप खुद ही देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो आपूर्ति है उसको सुचारू बनाए रखा जा सके। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो लोग खुद जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू के दौरान आमतौर पर ऐसा होता था कि लोग तंग आ जाते थे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी कर्फ्यू में छूट नहीं दी जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद हम तैयार हैं कि हम घर के अंदर रहें, हम बिल्कुल निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप 1 हफ्ते के बाद जो है ढील देना शुरू कीजिए। ये जज्बा है लोगों का। ये उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हम कम में जो है वो गुजारा कर सकते हैं। अगर बात की जाए पूरे हिमाचल प्रदेश की तो तकरीबन यही खबरें जो है पूरे प्रदेश से आ रही हैं। लोग जो हैं जब 7 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक ही समय छूट दी जा रही है, खरीदारी कर रही हैं। बिल्कुल अखबार की सप्लाई भी जारी है, दूध की सप्लाई जारी है, सब्जियां मिल रही हैं। इवन ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग जो शहरों से ग्रामीण इलाकों में चले गए हैं क्योंकि वहां पर जीवन आसान होता है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल है। शहर से लोग जो है वो अपने गाँव में चले गए हैं ताकि अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। शुक्रिया आपका नंदिनी, हमसे बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल बनाने जा रही है। अस्पताल में कुल 1000 बेड होंगे और अगले एक पखवाड़े में ये काम करना शुरू कर देगा। ओडिशा सरकार कॉरपोरेट्स और मेडिकल कॉलेजों के बीच एक 1000 बेड का एक्सक्लूसिव कोविड-19 ट्रीटमेंट हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। और आइए अब बेंगलुरु चलते हैं। हमारे साथ आयशा खानम जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आयशा, वहाँ क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लोगों को किसी जरूरी सामान की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जी देखिए, यहाँ पर लगातार सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। हर जरूरी सामान जो है वो उपलब्ध है और सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उन्हें 24 घंटे खुला रखा जाए। और ये भी एहतियात बरता जा रहा है कि हर ग्रोसरी स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और खास बात यह है कि यहाँ पर लोग इस बात को अब समझ चुके हैं कि ये जो कर्फ्यू है उनके हित में है और इस कर्फ्यू के जरिए ही वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो कर्नाटक में सबसे पहली पूरे देश में जो है सबसे पहली कोरोना से मौत जो हुई थी वो कर्नाटक के शख्स थे और उसके बाद से सरकार ने तुरंत कई कड़े कदम उठाए ताकि ये वायरस जो है ज्यादा फैल ना सके। और उसके बाद कल भी एक मौत रिपोर्ट हुई है कोरोना वायरस के चलते और सरकार ने तमाम कदम और भी स्टेप अप कर दिए हैं। और सरकार का ये कहना है कि अब एक विशेष अस्पताल तैयार किया जा रहा है जहां पर सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होगा। और इसके अलावा सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं जिसके जरिए नागरिक अपने घर से बाहर ना निकल सके। और एक तरफ पुलिस कुछ हद तक सख्ती भी बरत रही है लोगों पर जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कल तो कुछ जगहों पर खासकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर नहीं आए, जो लोग बाहर घूमने निकल गए, उन्हें पुलिस ने सड़क की सफाई में काम में जुटा दिया। तो इस तरह से अगर पुलिस की बात नहीं मानी जाती है तो उन्हें सजा भी दी जा रही है। तो कोशिश यही है कि लोग बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। और कर्नाटक में जो कंट्रोल रूम शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कई सारे टेकीज जो है वॉलंटियर्स के तौर पर, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को दिन भर उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में अब लोगों पर निर्भर है कि वो इस पूरे एडवाइजरी का कितना पालन करते हैं और कितना एहतियात बरतते हैं ताकि ये वायरस जो है ज्यादा फैल ना सके। शुक्रिया आयशा आपका इन सब जानकारियों के लिए। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। वो लगातार पूरे भारत में जो स्थिति बनी हुई है उस पर नज़र रखते हैं। नितेंद्र, वायरस काफ़ी खतरनाक है, अभी भी स्थिति खतरनाक बनी हुई है। पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कुछ संक्रमणों की संख्या भी बढ़ी है, कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि देश में 44 लोगों का इलाज भारत के डॉक्टरों ने कर लिया है। देखिए, अगर संक्रमणों की बात करें तो जो बढ़ते संक्रमण है उसके मामलों में कमी आई है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिस तरीके से जिस तेजी से बढ़ रहा था उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है। कल इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था और पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो निश्चित तौर पे करीब 70 से ज्यादा केसेस आए हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अब तक अगर टोटल फिगर को देखा जाए तो उसमें 44 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप डॉक्टर के प्रोटोकॉल का पालन करें और जो एहतियात बरतने की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पे आप इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में कोरोना के जो संक्रमण के मामले आप देख रहे हैं वो मामले हैं जब संक्रमित देश से लोग आए हैं और उनका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो रहा है। इस वजह से ये मामले देखे जा रहे हैं और उन सबको ट्रैक पे स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने रखा हुआ है और उनकी निगरानी
के तहत सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए ये केसेस दिख रहे हैं। और अगर जो लॉकडाउन 21 दिन का किया गया है इसकी पूरी तरीके से लोग पालन करें तो मामले निश्चित तौर पे कम होंगे। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे नहीं, तो जो चेन है संक्रमण का उसको तोड़ने में मदद मिलेगी और इसके स्प्रेड को, इसके फैलाव को रोका जा सकेगा। जो टेस्टिंग की बात अगर हम करें तो पूरे देश भर में 118 लैब जो सरकारी लैब है वहां पे टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। और उसके अलावा जो 25 निजी लैब है, निजी लैब की चेन है ये, उनमें टेस्टिंग की जो मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है। और ये जो 25 टेस्ट लैब के चयन है उनके पूरे देश भर में तकरीबन 15,000 से ज्यादा करेक्शन सेंटर है। तो निश्चित तौर पे लोग स्वतंत्र हैं। अब कहीं भी अगर जिनको लगता है कि उनका कोई किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो वो कहीं भी इलाज टेस्ट करा सकते हैं। और इसकी सरकार ने कीमत भी तय कर दी है, 4,500 रुपया फिक्स कर दिए। इससे ज्यादा कोई निजी लैब, प्राइवेट लैब टेस्टिंग के पैसे नहीं ले सकता है। जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस चेन को तोड़ेंगे, और चेन को तब तोड़ेंगे कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेंगे, यानी कि अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो बाहर नहीं निकलना है। और अगर ये प्रक्रिया रहा, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, स्वस्थ रहें, अच्छी नींद लें, पानी पिए, ये तमाम जो एहतियात है डॉक्टर की तरफ से बताया जा रहा है, इसका पूरी तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित तौर से इसके संक्रमण को रोकने में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल नितेंद्र, चैन को तोड़ने में पूरा देश लगा हुआ है, देश की जनता, देश की सरकार, हर कोई लगा हुआ है। एक संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, ये जो देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 44 मरीजों का इलाज भारत के डॉक्टरों ने किया है, ये भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है और लोगों को भी इसमें बिल्कुल धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो उन्होंने उन दिशा निर्देशों का पालन किया जो डॉक्टर ने बताया है। और जो निगरानी रखने की बात हो रही है उस पर सरकार पूरी तरह से निगरानी रख रही है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो डॉक्टर बता रहे हैं कि 80% जो लोग हैं उनमें कोई लक्षण भी नहीं दिखेगा। अगर मामूली लक्षण भी दिखा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे आमतौर पे सर्दी जुकाम बुखार जो वायरस के लक्षण होते हैं वो दिखेगा। सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें जो लक्षण दिखेगा और उनको मेडिकेशन पे रखने की जरूरत होगी। और 4 से 5% जो हाई रिस्क ग्रुप के जो पेशेंट है उनमें ये खतरा रहेगा कि अगर कोमॉर्बिडिटी जैसे उनको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या दूसरी कोई बीमारी हो तो उनकी जो है सेहत ज्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। क्योंकि अगर वो अगर थोड़ी सी लापरवाही करे तो अगर कुल मिला के देखा जाए कि अगर आप सावधानी बरते, डॉक्टर के निर्देश का पालन करें तो इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। शुक्रिया आपका नितेंद्र। तो हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि जिस तरह से जो लॉकडाउन के नियम हैं या घर पे रहने को जो कहा गया है उसका पालन देश के अंदर हो रहा है और उसी का असर है कि कुछ दर जो संक्रमण की है वो गिरी है, लेकिन वायरस अभी भी खतरनाक बना हुआ है और ये काफ़ी तेज़ी से संक्रमित होता है। इसलिए आप अपने घर पर ही रहिए और लॉकडाउन के जितने नियम हैं उनका पालन करिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य अंशों को साझा किया, जो इस प्रकार हैं। वैश्विक समृद्धि व सहयोग दृष्टिकोण के केंद्र में संपूर्ण मानव जाति को रखने पर जोर दिया गया है।
चिकित्सकीय शोध एवं विकास के फायदों को खुले और मुक्त रूप से साझा करने की जरूरत है। अनुकूल, उत्तरदायी, सस्ती और मानवीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने पर बल दिया गया है। नए संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं की मजबूती और उनमें सुधार अहम है, ये कहा गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर और खास तौर पर कोविड-19 के कारण आर्थिक कठिनाइयां झेल रहे लोगों के लिए मिलकर काम करें, ये इसमें कहा गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच दिल्ली से एयर इंडिया के एक विशेष विमान से इजराइल के 314 लोग तेल अवीव पहुंच गए हैं। कल बोइंग 777 विमान इन छात्रों को लेकर दिल्ली से शाम 4 बजे रवाना हुआ था। वहां पहुंचने पर कई यात्रियों द्वारा भारतीय और इजराइल के झंडे लहराते हुए ये यात्री देखे गए। विमान के रवाना होने से पहले दिल्ली में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का यात्रियों को देखने के लिए हवाई अड्डे पर आए और निस्वार्थ सेवा के लिए एयर इंडिया को धन्यवाद दिया। लौटने वाले इन सभी यात्रियों की हवाई अड्डे पर जांच की गई और उन्हें विशेष पर्यवेक्षण में रखा गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों की संख्या चीन के आंकड़ों को भी पार कर 82,179 पहुंच चुकी है। अमेरिका में बृहस्पतिवार को 13,968 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। यहां अब तक 1,177 मौतें हुई हैं। कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने से बेरोजगारी की संख्या अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सीनेट से पास हुए $2.2 ट्रिलियन के कोरोना वायरस राहत बिल पर प्रतिनिधि सभा में आज वोटिंग होगी। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस महामारी के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है। गायक कैलाश खेर ने अपने अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की है, ये देखिए। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं हूं कैलाश खेर। कोरोना की आपदा तो पूरे विश्व में फैल चुकी है और आप सब अवगत हैं कि भारत में भी ये विषाणु पैर पसार चुका है। लेकिन हमारे गुणी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही प्यारा निर्णय लिया, जिससे कि हमारे देशवासी और प्रति नागरिक सुरक्षा की कवच में आ जाए। 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, जिसके लिए आप सबको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अनुपालन करें, सहृदय करें। दूरदर्शन के बिहाफ पर मैं आप सबसे ये संदेशा दे रहा हूं कि अपने परिवार के साथ परिवार की तरह रहें। जो कार्य आपने 10-10, 20-20 साल में न किए, अंताक्षरी खेलिए, खाना बनाइए, खाना बनवाइए, बड़ों के साथ रहिए, उनकी कहानियां सुनिए, उनको सुनिए। उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। ऐसा समय आप बिताइए, ऐसा लगे जैसे ये 21 दिन इस विषाणु से झगड़ा करने के लिए, इस विषाणु से टक्कर लेने के लिए, हम ये 21 दिन का अनुष्ठान करने के लिए परमात्मा ने ये समय दिया है। ये संकट की घड़ी टल जाएगी यदि आप अपने आप को अंदर रखें, घर की तरह रहें, सुरक्षित रहें और संयम में रहें, धैर्य में रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित करते रहें, यानी सैनिटाइज करते रहें समय समय पर। घर को भी, कुंडों को भी, हाथों को धोते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। और बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने भी आपके लिए एक मैसेज भेजा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या दत्ता और आप सबसे गुजारिश करती हूं कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत इस वक्त एक लॉकडाउन सिचुएशन में है। सो प्लीज़ विनती आपसे, आप अपने घर पर रहें और वो चीज़ें करें जो शायद आपको करने का मौका ही नहीं मिला। अपने फैमिली के साथ एक बॉन्ड बनाएं, खाना बनाएं, साफ़ सफाइयाँ करें, हंसें खेलें, मस्ती करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, वीडियो कॉल्स करें, फिल्में देखें, लिखें, कुछ ऐसी हॉबीज़ ढूंढें जो शायद आपको मालूम ही नहीं थी कि आपके पास हैं। आप ये सब करेंगे, 21 दिन फट से बीत जाएंगे और हम अगर एक साथ हैं तो हम कोरोना वायरस को ये मात दे सकते हैं। सो प्लीज़ अपने घर पर रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज़। तो आप लोगों के लॉकडाउन के नियमों का पालन करने से थोड़ी सी सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन ये बहुत कम सफलता है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में। इसलिए आने वाले दिनों में और आज भी आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।